नमस्कार, पंजाब डिबेट्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पंजाब डिबेट्स में बात करेंगे सत्ता के सेमीफाइनल की। दरअसल साल 2022 से पहले पंजाब में हुए नगर निगम और नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव को 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और सभी को 17 फरवरी का इंतजार है, जब मतगणना होगी और नतीजे सामने आएंगे। पंजाब डिबेट्स में आज चर्चा करेंगे कि क्या इन चुनाव के नतीजों से 2022 की तस्वीर का आकलन हो सकेगा, क्या इन चुनाव में राजनीतिक दलों की परफॉर्मेंस से 2022 की स्थिति साफ हो सकेगी और क्या ये चुनाव मिशन 2022 का शंखनाद भी हैं? बड़ा सवाल ये भी है। इसी पर बात करेंगे कि आखिर किस तरह से इस निकाय चुनाव के नतीजे 2022 की स्थिति का आकलन करने में मददगार साबित होंगे। 17 फरवरी को पंजाब के 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजे आएंगे और इन चुनाव के नतीजों को पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। और यही वजह है कि वोटिंग के बाद भी नतीजों से पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सियासी दलों की ओर से हार और जीत के दावे भी लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन दावे किसके सच होंगे, इस 17 फरवरी को पता चलेगा। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायत के लिए हुई वोटिंग भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। नतीजों से ठीक पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं और विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। रविवार को हुई वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा और झड़पों पर भी बयानबाजी अभी थम नहीं रही है। विरोधी पार्टियां चुनावी हिंसक झड़पों के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो सरकार और कांग्रेस की ओर से विपक्ष की बयानबाजी को नतीजे से पहले हार की हताशा बताया जा रहा है। लगभग बहुते शहरों के विच गुंडागर्दी की गई, चाहे वो इधर हबोर फाजिलका का एरिया हो या पटियाले का एरिया हो राजपुरे का एरिया हो पट्टी तो बहुत ज़्यादा सितमदरीफी की गई और पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का इन्ना मिसयूज किया गया कि गोली तक मार दी गई। तो पट्टां दे विच मुंडे ने गोली मार दी और मुंडे ने बयान ये दिता कि डीएसपी ने कह के जो स्थानक डीएसपी ने कह के गोली मरवाई है। ये बड़ा मंदभागा है। और ਜਿਹੜੇ अफसर शुरू तो लैके नगैलियां कर रहे हैं उन्हों के खिलाफ कमीशन कार्रवाई करे, पर हुण तुहाडे सामने कि किन्ने थां ते गोलियां चलियां, किन्ने थां दे उत्ते इन्ने गंभीर लोकी फट्टड़ होए। ये जे समय सिर कमीशन एक्शन लैंदा तो कुछ ना कुछ इन्हां स्थिति दे विच जिहड़े बहुत वड्डे पद्धर तक रोक हो सकदी सी, पर कमीशन बिल्कुल मूक दर्शक बन के वेखदा रहा। तो नतीजा ये है कि हौली हौली लोगों का इस सिस्टम तो फेथ उठना जिहड़ा वो शुरू हो। पंजाब में 8 नगर निगमों और 109 नगर परिषदों, नगर पंचायतों के लिए चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। दरअसल इन निकाय चुनावों को पंजाब में सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों का परफॉर्मेंस उन इलाके में उनकी स्थिति को काफी हद तक साफ कर देगा। 2022 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये चुनाव प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए बड़ा इम्तिहान साबित होगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। और सवालों पर एक नजर डालते हैं। पंजाब डिबेट के आज के सवाल क्या है? क्या पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव सियासी पार्टियों के लिए मिशन 2022 का शंखनाद है? क्या क्षेत्र में सियासी दलों की परफॉर्मेंस इलाके में उनकी स्थिति को साफ करेगी? बड़ा सवाल ये भी है, जमीनी हकीकत क्या पता चल पाएगी? क्या चुनावी नतीजों के बाद पंजाब में सियासी तौर पर उथल पुथल भी बढ़ेगी? शिरोमणि अकाली दल भाजपा में जिस तरह से तल्खियां बढ़ी, आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह से पूरी ताकत झोंकी और इसके अलावा सत्ता पक्ष के अपने अलग दावे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जनता विकास पर मतदान करेगी, सरकार की कोशिशों को जनता इस पर मुहर लगाएगी, लेकिन सत्ता पक्ष पर ये आरोप भी लगातार लग रहे हैं। सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप, हिंसा का आरोप, दबाव का आरोप, कई तरह के आरोपों के बीच सत्ता पक्ष भी घिरा है। लेकिन इंतजार 17 फरवरी का, जब नतीजे सामने आएंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुखदेव सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुखदेव सिंह जी, आपसे ही पहला सवाल। आरोप गंभीर है, सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनावी दौर में लगातार ये आरोप लगा कि सत्ता पक्ष सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप भी लगातार
आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर लगा है। इस बीच 17 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे, उससे आपको उम्मीद कितनी है सत्ता पक्ष को? देखो आयुष जी, जहां तक आपकी उम्मीद की बात है, वी आर होपफुल कि हम मेजॉरिटी ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल्स और कॉरपोरेशंस में अपने जो मेयर और प्रेसिडेंट बनाएंगे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं भी, यहाँ पे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है अभी, बहुत बड़ा धांधली हुई, ये हुआ वो हुआ, ये बिल्कुल निराधार है। जब कोई हार रहा होता है तो वो ऐसी बातें करता है। और जहां तक मैं आपको धांधलियों की बात बताता हूं, मैं अब ना आपकी दलजीत सिंह चीमा जी, आप टीवी पे आप बयान दे रहे थे भी इलेक्शन कमीशन तो मूक बना बैठा है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जहां से दलजीत सिंह चीमा जी रोपड़ में वार्ड नंबर 5 में उनका रेजिडेंस और ऑफिस है, और उस वार्ड नंबर 5 में उनका एक्स प्रेसिडेंट जो काउंसिल का है वो भी वहां पे म्यूनिसिपल काउंसिलर था 2 वार्ड का, लेकिन वहां पे 200 वोट का धांधली है और 200 वोट का ऑब्जेक्शन कांग्रेस पार्टी ने बड़े टाइम पे दिया आरओ को, जो अपना वो एसडीएम साहब को, और उस पे लगातार उसका जो ढीला रवैया रहा एसडीएम साहब का, और दिलजीत सिंह जी ने इन्फ्लुएंस करके वो 200 वोटें जो थी जाली, जो 5-5 साल से वहां से शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि वहां वो सरकारी कॉलोनी है, 5-5 साल से वो शिफ्ट हो चुके हैं, 2-2 जगह उनकी वोटें बनी हुई हैं, लेकिन उसको भी इन्होंने कटवाने नहीं दिया अपना इन्फ्लुएंस यूज करके। और आप ये क्या एलिगेशन हम पे लगा रहे हैं चीमा साहब बैठ के? तो सुखदेव जी, ये सवाल तो फिर आप पे ही हो गया कि आपकी सरकार है और चुनाव आयोग पर पहले से ही विपक्ष शक जाहिर कर रहा है, इसके बावजूद अगर 200 लोग फर्जी वोटिंग करते हैं तो सवाल किस पर है फिर? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। ब्लैक शीप्स हर जगह होती है, ब्लैक शीप, वो मैं उस बिल्कुल कह रहा हूं वो एसडीएम ब्लैक शीप है वो, क्योंकि 10 साल में इन्होंने जो 10 साल पिछला राज किया, इतना ब्यूरोक्रेसी को करप्ट कर दिया, इतना ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज कर दिया। हम तो कहते हैं उसको ठीक करते करते ही अभी लगे हुए हैं, और उसमें से कभी कोई ब्लैक शीप किसी जगह पे लग जाती है, लेकिन वो ऐसे काम करती है और बदनामी गवर्नमेंट की होती है। 4 साल में ब्लैक शीप को पहचान नहीं पाए आप? नहीं देखो, मैं कहता हूं एक सिस्टम है, सिस्टम में कभी कोई ना कोई गलत आंसर आ जाता है, और उसके कारण जो है ये कई जगह को प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई धांधली नहीं हुई, बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम से इलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब एलिगेशन लगाने वाले ना तो अकाली दल पूरे पंजाब में कैंडिडेट दे पाया, ना आप अपने अकाली दल पूरे कैंडिडेट दे पाए, जो कैंडिडेट ही पूरे नहीं दे पाए वो आप एलिगेशन तो लगाएंगे। इसलिए ये बातें बिल्कुल निराधार है और बिल्कुल बेबुनियाद है। मेजर साहब, आप लोगों पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों ने अपनी हार देख ली है, नतीजों को लेकर आप लोगों को जानकारी है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी नहीं, और यही वजह है कि सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसा है क्या? मल्होत्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, मेरे पास आवाज जी पहुंच रही है। मेजर जी, मेरा सवाल यही था कि आप लोगों पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी हार देख ली है, हार आपको निश्चित दिख रही है, इसी वजह से अब सत्ता पक्ष पर, सरकारी मशीनरी पर, चुनाव आयोग पर इस वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं। Am I audible now? जी जी बिल्कुल। तो आयुष जी, ऐसा है कि सत्ता पक्ष के पास और कोई जवाब नहीं होता जब उन पे आरोप लगते हैं, और शरेआम सिद्ध हो रहा है, कितने वीडियोस हैं, मीडिया में कितनी कवरेज हुई है, सारे न्यूज़पेपर्स में आज कवरेज हुई है कि कैसे जो है पुलिस का मिसयूज किया गया है और लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश की गई है। तो सत्ता पक्ष के पास और कोई जवाब नहीं होता। ये तो वाकई ये बात ठीक है कि नतीजे भी बताएंगे, लेकिन देखिए, क्योंकि सरकारी मशीनरी जो है वो सरकार के हाथ में है और उसका मिसयूज सरकार खुल के करती है जब उनके पास पावर होती है। तो मैं कहता हूं कि अगर जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो थोड़ी सी भी परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाती हैं तो उसको एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस माना जाना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी मशीनरी है वो सरकार के हाथ में है। लेकिन विजय साहब, सवाल ये है ना कि अगर विपक्ष को हार मिलती है, विपक्षी पार्टियों को शिकस्त मिलती है, तो एक दौर सा चल गया है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठा दीजिए, सरकार पर सवाल उठा दीजिए। हाल के 4-5 सालों में ऐसा कोई चुनाव नहीं गया जहां पर ये सवाल न उठाया गया हो कि ईवीएम मशीन में टैंपरिंग की गई है, आयोग मिला हुआ है, आयोग मुखदर्शक बना हुआ है, सरकार ने मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। तो इसमें अलग क्या होने वाला है, चुनाव में अलग क्या दिखेगा और अलग उम्मीद कैसे है आपको फिर? देखिए, इन बातों को तो तब माना जाए ना जब इनके खिलाफ कोई सबूत ना हो। हर एक जो भी एलिगेशन लगता रहा है, चाहे वो पुलिस के मिसयूज का लगता रहा है, चाहे वो बूथ कैप्चरिंग का लगता रहा है, चाहे ईवीएम के मिसयूज का लगता रहा है, उसके तो सबूत हैं।
जब हाथ कंगन को आरसी क्या, जब सामने नजर आ रहा है कि ये हो रहा है तो फिर तो उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। ये सब सारा होने के बाद फर्ज कर लेते हैं कि चलिए ठीक है, आपकी बात सही है कि ये सारा हुआ है, फर्ज करते हैं, एक बार को मान भी अगर लें, तो उसके बाद जीत की उम्मीद आम आदमी पार्टी को कहाँ है फिर? देखिए, हमें मैं खुद इस इलेक्शन के दौरान प्रचार में मैं इन्वॉल्व रहा हूं और बहुत ही पॉजिटिव आम आदमी पार्टी के बारे में लोगों का जो रुझान हमें देखने को मिला है। और सभी लोग अब ये शरेआम कहते हैं कि भाई अकाली भी देख लिए 10 साल, कांग्रेस भी देख ली, इन्होंने कुछ नहीं किया, अब नई पार्टी को चांस देना है। सो आम आदमी पार्टी को इस इलेक्शन से भी बहुत उम्मीद है और आगे 2022 में तो सरकार आम आदमी पार्टी की बननी तय है। ठीक है सुखदेव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लोग जब विपक्ष में रहते हैं तब ईवीएम पर सवाल उठे तो जायज है, आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा दें वो जायज है, आप लोग सरकार पर सवाल उठाते रहें तब जायज है, लेकिन जब सत्ता में आप आए, आपकी जिम्मेदारी बनती है तो फिर ये सारे सवाल नाजायज करार दिए जाते हैं। आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष हार का मुंह देख रहा है, इस वजह से ये सारे सवाल उठा रहा है। ईवीएम से टैंपरिंग, अगर ईवीएम से टैंपरिंग है वो तो सब प्रूफ हो जाता है, वो तो आज तक हर चीज की वीडियोग्राफी होती है, काउंटिंग की वीडियोग्राफी होती है, ये तो बातें सिर्फ पहले। सुखदेव जी, ये सारी वीडियोग्राफी, ये सारी मॉनिटरिंग बाकी सारे चुनाव में भी होता है, जहां पर कांग्रेस सवाल उठाती है तब मॉनिटरिंग नहीं होती क्या? देखो मैं बिल्कुल आपकी बात मैं कह रहा हूं, जो आप बात कह रहे हैं ना, वीडियोग्राफी होती है और उसमें अगर हम उठाते हैं तो किसी बेस पे उठाते हैं, लेकिन अब ये तो कहते हैं टैंपरिंग हो गई, टैंपरिंग का तो रिकॉर्ड आ जाता है। हम तो जो हमने सवाल उठाया था कि ये सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, इसमें हैक किया जा सकता है और हैक का तो कोई वो सिस्टम का रिकॉर्ड नहीं ना होता, लेकिन जब टैंपरिंग की बात कर रहे हैं, टैंपरिंग को तो बिल्कुल, वो तो जब ये काउंटिंग शुरू होगी तो सबको दिखाया जाता है, उसकी वीडियोग्राफी होती है, तो कोर्ट रूल ऑफ द लॉ तो करता है ना, कोर्ट्स तो हैं, लेकिन ऐसी आज तक कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, और मेरे ये दोस्त आप मान चुके हैं कि हम थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस दे पाए तो हमारा बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है, और दूसरी बात में कहते हैं हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो पार्टियां अपने पूरे कैंडिडेट नहीं दे पाई, परफॉर्मेंस क्या देगी ये तो 17 को पता चल जाएगा। इसलिए ये बातें बिल्कुल निराधार हैं और मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से बता रहा हूं, जो बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुए हैं और इसमें ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी धांधली की बात नहीं। हाँ देखो, थोड़ी बहुत घटनाएं हो जाती है, मैंने पहले भी कहा कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लैक शिप होती है, तो कोई प्रॉब्लम हम थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन प्रशासन उसको टाइम पे ठीक कर लेता है। ईवीएम हैक प्रूफ है या हैक की जा सकती है, या फिर ऐसा है कि बीजेपी वाली ईवीएम हैक होती है, कांग्रेस वाली नहीं होती? सर मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता भी हैक हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हम सिस्टम जो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उसके हम जो सिस्टम में हम हैं उसको हम बार बार उसी को कहते रहे, मेरे ख्याल में वो बात अच्छी नहीं होती। और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि ईवीएम से जो इलेक्शन पिछले भी हुए हैं, सब हुए हैं, चाहे पार्लियामेंट का हुआ है, फेयर हुए हैं, उन्होंने कह चुके हैं हमारे सीएम साहब। ठीक है, मल्होत्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ईवीएम को लेकर आप लोगों को, मेरे ख्याल में उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लोग भी ईवीएम पर लगातार शक जाहिर करते रहे, पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव हुए तो स्ट्रांग रूम के बाहर आप लोगों ने भी भजन कीर्तन का आयोजन किया था, इस बार कुछ ऐसा दिखने वाला है? सर देखिए, ऐसा है कि बार बार ये इस चीज के प्रूफ सामने आ रहे हैं कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकती है और होती है, क्योंकि जहां पे भी ये ईवीएम में गड़बड़ पाई गई है वहां पे एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट जाते हुए देखे गए हैं। तो ईवीएम, आप ये देखिए कि आपके मोबाइल में अगर कोई छोटा सा लिंक किसी सॉफ्टवेयर का भेज दिया जाए और आप उसको टच कर लो, तो वो जो वायरस है वो आपके सिस्टम के साथ, आपके बैंक अकाउंट्स के साथ क्या से क्या कर सकता है। तो यहाँ तो देश पे राज का सवाल है, पूरे देश को कंट्रोल करने का सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि जो ईवीएम है वो और ज्यादा, ईवीएम से बहुत बड़ा खतरा है, ईवीएम को बिल्कुल हैक किया जा सकता है। लेकिन मल्होत्रा जी, ये सवाल तब क्यों नहीं उठते? आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी, 67 सीटें आई, तब ईवीएम सही थी, दोबारा पूर्ण बहुमत मिला, देश की सत्ताधारी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसे आप लोगों ने क्लीन स्वीप कर दिया। दो लगातार चुनाव में हमने देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उतर गया था, चुनाव प्रचार में सारे सांसदों की टीम लगा दी गई, वार्ड में जाकर सांसद प्रचार कर रहे थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत नहीं पाई। तब ईवीएम ठीक थी, लेकिन अब ईवीएम खराब हो गई। आयुष जी, मैं कहूंगा कि
दिल्ली में ईवीएम की गड़बड़ी के बावजूद आम आदमी पार्टी जीती है, उसके बावजूद जीती है। ईवीएम में गड़बड़ी संभव है और मैं समझता हूं होती भी है, क्योंकि बार बार सबूत सामने आते हैं। और दिल्ली में तो ईवीएम में गड़बड़ी के बावजूद आम आदमी, इतनी ज्यादा वोट पड़ी आम आदमी पार्टी को कि उसके बावजूद आम आदमी पार्टी जीती। ठीक है मल्होत्रा जी, इसके अलावा इस बार भी आप लोग इसी तरह का सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम पर सवाल उठे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, सरकारी मशीनरी पर सवाल उठाया गया, शासन प्रशासन पर लगातार आरोपों को दोहराया ही गया है। इन तमाम आरोपों के बीच उम्मीद आपको कैसे है? क्या दिल्ली वाला फॉर्मूला यहां पर लागू हो जाएगा? जनता इतना मतदान कर देगी कि इन तमाम प्रयासों के बावजूद आप लोग जीतने वाले हैं, ऐसी उम्मीद है? या फिर कंपटीशन टफ मिलने वाला है आप लोगों को? देखिए, मैं दो बातें यहाँ पे कहूंगा। एक तो ये बात तय है, ये दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल, सामने नजर आ रहा है कि भाजपा का पंजाब में अभी कोई आधार नहीं रहा। अकालियों को पहले लोग अच्छे से उनको देख चुके हैं, कांग्रेस को अब देख लिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो जहां भी आप जाओ, कहीं भी आप सर्वे कर लो, लोग आम आदमी पार्टी के प्रति और ज्यादा पक्के हो चुके हैं और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय है। साथ ही मैं यहाँ पे कुछ चुनाव सुधारों की बात करना चाहूंगा कि जैसे ये स्थानीय चुनाव होते हैं तो इनको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रख के क्यों कराया जाता है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंडर क्यों नहीं करवाया जाता? सेंट्रल पुलिस फोर्सेस क्यों नहीं यूज की जाती? या अगर खर्चा ज्यादा आता है तो जब सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि आप लोगों ने, यानी कि विपक्षी पार्टियों ने तब भी सवाल उठाए जब सीआरपीएफ वहां तैनात रहती, उस पर भी सवाल उठे हैं। बंगाल का उदाहरण आप ले लीजिए, बंगाल की सरकार तैयार नहीं कि सीआरपीएफ वहां पर तैनात हो। केंद्रीय चुनाव आयोग पर भी लगातार सवाल तो उठते रहे। अगर ये शक रहेगा, ये सुबह रहेगी, तो ये लगातार सब पर है। जितना प्रदेश के चुनाव आयोग पर है उतना ही केंद्र पर भी बनता है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की सियासत हमने देखी है। लेकिन ये है कि भी ज्यादा भरोसे योग कौन सा सिस्टम है? मैं समझता हूँ ज्यादा भरोसे योग तो यही है कि स्टेट गवर्नमेंट को इन इलेक्शंस की जिम्मेवारी ना देकर सेंट्रल फोर्सेस ही लगाई जाएं। और आज हर बच्चे के हाथ में जो मोबाइल है उसमें वीडियोग्राफी हो सकती है, तो हर बूथ के अंदर वीडियो कैमरे हम क्यों नहीं लगाते और उसका सीधा प्रसारण हम बूथ के बाहर क्यों नहीं करते, ताकि सभी को ये निश्चिंतता हो जाए कि अंदर जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही, और अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो वो झट से पकड़ा जाएगा। तो ठीक है, जवाब दीजिए सुखदेव जी। सवाल तो लगातार यही चुनाव आयोग पर ही लगातार उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो आरोप लगाए, सरकार की तरफ से जो पलटवार किया गया था कि विपक्ष हार का मुंह देख रहा है, हार देख रहा है, इस वजह से ये सवाल उठे, लेकिन विपक्ष के आरोप तो अलग हैं। सुखदेव जी, विपक्ष के देखो पता क्या, विपक्ष के आरोप तो वही हैं, सेम जो पहले होते हैं, हर इलेक्शन में वो लगाते हैं। इसमें तो कोई नया है ही नहीं। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन जो है वो जो पंजाब का भी है वो हमने तो अपॉइंट किया नहीं, पिछली गवर्नमेंट करके गई थी। उन्होंने जो सहवान लगे हुए हैं उन्होंने अपनी प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली थी और वो उनके फेवरेट थे, तो उन्हीं ने उसको अपॉइंट किया था, मिस्टर संधू को। हमने तो किया नहीं आके, वो तो पिछली गवर्नमेंट जो अकाली दल बीजेपी की थी वो करके गई थी। इसलिए उसकी अब अकाली दल भी, चलो आप बड़े तो उस पर एलिगेशन लगाए, लेकिन अकाली दल भी लगा रहा है और बीजेपी भी लगा रही है, जबकि अपॉइंट ही वो खुद करके गए हैं उनको, और प्री मेच्योर रिटायरमेंट उसकी पास की, तब जाके वो उसको अपॉइंट किया था। ही वाज देयर फेवरेट ऑफिसर। इसलिए अब ये कहना एक रिवाज हो गया है, एक फैशन हो गया भी, हाँ ठीक है, जब हार दिखे तो ये कह दो, ये बातें ठीक नहीं है। और हम देख रहे हैं आज हो क्या रहा है कि डेमोक्रेसी को और मजबूत करने की जरूरत है। और क्योंकि ये सबसे पहली शाखा होती है डेमोक्रेसी की, जो काउंसिल इलेक्शन होते हैं, पंची सरपंच के इलेक्शन होते हैं, और लोग इसमें जैसे पंजाब में बम्पर वोटिंग हुआ है, मोर देन 70% वोटिंग हुई है जो हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल के इलेक्शंस में। अगर धांधलियां हो, अगर झगड़े हो, तो ये इतनी बम्पर वोटिंग नहीं होती है, क्योंकि बूथ पे आम शरीफ आदमी नहीं जाएगा जब झगड़ा होगा, कोई वहां पे बूथ कैप्चर होंगी या कुछ और होगा। इसलिए ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि इतनी बड़ी वोटिंग का कारण क्या है। लोगों को हमारी पुलिस पे विश्वास था, हमारे सिस्टम पे विश्वास था, तो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में वोट डालने बूथ पे गए हैं। सुखदेव जी, सवाल यहाँ पर ये भी है कि आखिर किन मुद्दों पर जनता ने मतदान किया? अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है, आपको ऐसी अपेक्षा है कि जनता ने आपके पक्ष में मतदान किया है, जो 70% बम्पर वोटिंग का हवाला आप दे रहे हैं,
तो आखिर कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपके पक्ष में गए, जो देखो, आम आदमी मैं पार्टी इस के वक्त- खिलाफ चले जी, गए, देखो- शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ चले गए और भाजपा के खिलाफ भी गए? मैं वही बता रहा हूं, वो सबसे इस वक्त जो मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा सारे देश में, क्या दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त जो भारू है वो है किसानी के 3 बिल का। और कांग्रेस पार्टी फ्रॉम डे 1 जब वो बिल आए थे तो 7th डे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उन पे रिएक्ट कर दिया था, चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिख दी थी और उसके लिए हमने 2 सेशन भी बुलाए और उसके बाद हमने उनको टोटली रिजेक्ट करने की बात की। और उधर दूसरी पार्टियों का अकाली दल जब वो बिल बन रहे थे, जब वो बिल बने, तब तक वो उसके साथ रहे, उनको डिफेंड करते रहे। जब लोगों का प्रेशर बना तो वो उन्होंने यू टर्न लिया। और दूसरी आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, ये तो अब तक बीजेपी की सपोर्ट में खड़े हैं उन बिलों के मामले में। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा भी जो एमएसपी है वो पंजाब गवर्नमेंट वो दे किसानों को। इनको भी पता है, हमको भी पता है भी 70,000 करोड़ की वो एमएसपी के पे जो हम 2 फसलें खरीदते हैं तो वो स्टेट के लेवल पे हो ही नहीं सकती। सपोज करो स्टेट खरीद भी लेती है तो उसको कंज्यूम कहां करेगी, क्योंकि जो ये एफसीआई खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, जो हमारा पीडीएस सिस्टम है उसमें जाके यूज की हुई होती है। अगर वो सेंटर ने रिफ्यूज ही कर दिया भी हम एमएसपी नहीं देते, स्टेट को जो बार बार इन्होंने सारे पंजाब में पोस्टल गए, वो डायरेक्टली इनकी सपोर्ट जो थी वो उसके लिए थी। ये मुद्दे बहुत भारू है लोगों में और लोगों को इनका करैक्टर भी पता चल चुका था। आपका अकाली दल तो एक्सपोज हो ही चुका था, बीजेपी तो उसके बिल्कुल साथ में खड़ी थी। इसलिए लोगों के दिमाग में ये था कि अकेली एक कांग्रेस पार्टी है जिसने स्पष्ट स्टैंड लिया है और उस पर कंसिस्टेंट स्टैंड पे वो अपने टिकी हुई है। ठीक है मल्होत्रा साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा था जिस पर जनता बाहर निकल कर आई, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया? कांग्रेस का दावा यह है कि कृषि कानून एक बड़ा मुद्दा प्रदेश में शामिल रहा, हावी रहा और इसका जो सीधा फायदा है वो कांग्रेस को मिलने वाला है। आपको कैसे उम्मीद लग रही है इस मुद्दे से और आपके अपने किन मुद्दों को लेकर जनता ने मतदान किया है, ये क्या अपेक्षा है? देखिए आयुष जी, ये स्थानीय चुनाव थे तो मैं ये समझता हूँ, हालांकि जो किसानी मुद्दा है, खेती कानूनों का मुद्दा है, वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस का आज 4 साल का अभी रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने कुछ नहीं किया लोगों के लिए। जो इन्होंने वादे किए थे, 4 हफ्ते में नशे खत्म कर देंगे, घर घर नौकरी दे देंगे, कर्जा कुर्की माफ कर देंगे, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता और बुढ़ापा पेंशन, ये वो स्मार्टफोन वगैरह, कुछ नहीं इन्होंने किया, सिर्फ लीपापोती किया इसमें। और अगर हम खेती का कानूनों की बात करें तो सारा देश जानता है, ये को बताने की जरूरत नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर्स की हाई पावर्ड कमेटी बनी थी उसमें सीएम साहब शामिल थे। 1 साल तक उन्होंने किसी को इन कानूनों के बारे में कुछ नहीं बताया और उसमें उसको सपोर्ट किया है इन्होंने और उन्हीं की मेहरबानी है। तो ये आरोप मल्होत्रा साहब आपकी पार्टी पर भी लग रहा है कि दिल्ली में आप लोगों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था इसे लागू करने का? सर आप मुझे बताइए, जब केंद्र कोई कानून पारित कर देता है तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट ने पंजाब में विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया, लेकिन क्या वो कानूनी तौर पे खड़ा होता है कहीं पे? तो कांग्रेस तो यही कह रहे हैं कि हमने प्रयास किया लेकिन किन्हीं इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। इन्होंने तो पानी के कानून के बारे में भी ऐसे ही पास किया था, क्या वो लागू हुआ? तो ये तो लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है, सिर्फ लोगों के सामने नाच के दिखाने वाली बात है। उनसे होना कुछ नहीं है। ये कानूनी तौर पे इनकी जो कार्रवाई है कहीं पे भी खड़ी नहीं होती है। असल में इन्होंने किसानों का जो बेड़ी डुबोनी थी वो डुबो दी है। अब बेड़ी डूबने के बाद ये शोर मचा रहे हैं जिससे अब कुछ नहीं होने वाला। लोग जानते हैं सच्चाई क्या है। मतलब आपका कहना यह है कि प्रदेश की सरकार के पास अपने विकास का मुद्दा नहीं था, इस वजह से केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन की आड़ में एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई चुनाव जीतने के लिए? उसमें भी किसानों का पहले इन्होंने काम खराब किया है, पहले किसानों की बेड़ी डुबोई है इन्होंने और अब जो शोर मचा के किसानों की हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसान जानते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी बच्चा नहीं है, किसान जो है आज का पढ़ा लिखा है, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, किसकी जिम्मेवारी थी, कौन चूका, किसने गलती की। तो ऐसे कोई कुछ भी बोलता रहे, सच्चाई सबके सामने है। तो ये तो हो गया कि ये मुद्दा कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा, आपके पक्ष में कौन सा मुद्दा जा रहा है चुनाव को लेकर?
देखिए, हमने शुरू से किसानों की हिमायत की है। हालांकि जब ये कानून नहीं बने थे तब से भी, उससे पहले से ही हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में हमने लागू की है। दिल्ली में जो एमएसपी है गेहूं की 2617 रुपए और धान की 2667 रुपए का जो गैप बनता है वो दिल्ली सरकार किसानों को दे रही है। और जो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हो जाता है उनका, तो 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानों को मुआवजा दिया जाता मल्होत्रा है। जी, किस आधार पर, किस योजना के तहत आप लोग दे रहे हैं? क्योंकि एमएसपी से ज्यादा कोई भी सरकार दे नहीं सकती, ये केंद्र का कायदा है, वरना फिर खरीदी रुक जाती है। दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। दिल्ली सरकार दे रही है, जो गैप है। मेरा सवाल वही है कि किस योजना के तहत आप दे रहे हैं? क्या आप एमएसपी से अंतर की राशि दे रहे हैं? क्योंकि इसको लेकर कई सारी सरकारों ने प्रयास किया और उस पर केंद्र की आपत्तियां आई है, लेटर लिखे गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार देने का दावा कर रही थी, वहां पर उनको अलग से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेकर आना पड़ा। तो दिल्ली की सरकार आपकी अगर एमएसपी से ज्यादा राशि दे रही है तो किस आधार पर दे रही है? ये दिल्ली सरकार ने अपने बजट में प्रावधान किया है और उसमें से दे रही है, और जो सरकार नहीं दे रही है वो ऑब्वियस है कि वो उस पर ऑब्जेक्शन करेगी, इसलिए केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन जो देना चाहता है वो दे रहा है, वो ये सोच के दे रहा है कि ये मिलना चाहिए इनको, ये हमारा फर्ज है इनको देना, और हम दे रहे हैं। और जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से जो आम आदमी पार्टी है किसानों के साथ खड़ी है। दिल्ली में लंगर चल रहे हैं उनके लिए, गर्म पानी की व्यवस्था हुई है, टॉयलेट की व्यवस्था हुई है, दवा दारू की व्यवस्था हुई है, फ्री वाईफाई की व्यवस्था हुई है। और देखिए, अब दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, चाहे वो स्कूलों को लेकर हो, चाहे वो अस्पतालों को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो सरकारी सुविधाओं को लेकर हो, कितने काम किए हैं कि लोग कहते हैं कि हमें चाहिए तो यही सरकार चाहिए। भारत को छोड़िए, विदेश की सरकारें उनकी नकल करने को जो है उत्साहित हो रही हैं। तो सब तरफ ये अच्छे काम जो आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है उनकी शोभा फैल रही है, और लोग चाहते हैं कि भी ऐसी सरकार पंजाब में आए और उनको भी ऐसी सुविधाएं मिलें। सुखदेव सिंह जी, विकास का मुद्दा आपके पास नहीं था, इसी वजह से कृषि कानूनों का सहारा लिया आप लोगों ने, क्योंकि जमीन पर विकास था नहीं, केंद्र का एक मुद्दा था, उसे भुनाने की कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं होंगे, ये कहना आम आदमी पार्टी का। उनके पास विकास का मुद्दा है, आपके पास क्या है? सीनियर है, इनको एक्स आर्मी ऑफिसर है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पहले तो ये कहता बिल्स की जो बात कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, सीएम की। 3 मीटिंग्स हुई हैं, पहले तो उसको कमेटी में डाला ही गया पंजाब को, और आरटीआई के थ्रू जो प्रूव हो चुका है, अभी कभी उसमें डिस्कस ही नहीं हुआ ये बिल। और जो योजना जो इनका नीति होगा वो कह चुका है, ये तो उसके बिना उसको डिस्कशन के ये बिल लेके आ गए और इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया अपनी एनडीए सरकार ने। और मेरे भाई साहब उनकी, मैं पहले ही कह रहा हूँ, उनकी सपोर्ट में खड़े हैं अपना बीजेपी के, उनको डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, ये तो इनकी जिम्मेवारी थी। और दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं एमएसपी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। अगर इनके बाद एमएसपी से ज्यादा इनको जो हो रही हो, अपना खरीद हो रही हो, तो जो यूपी से जो ट्रक आ रहे हैं ना पंजाब में, जो हम पकड़ते हैं अभी आके खरीद कर, वो दिल्ली में क्यों नहीं बेचते जाके? उनको तो एमएसपी से ज्यादा मिलेगा वहां पे। हमारे तो वो पंजाब में, क्योंकि यूपी में एमएसपी नहीं बिकता, तो वो कोशिश करते हैं आके पंजाब में बेचने की। इसलिए अपना इनको बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, बिना फैक्ट्स के बात करने में कोई फायदा नहीं होगा। और तीसरी बात, जो अपने विकास की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं मोबाइल हमने 2.25 लाख मोबाइल दिए, कौन कहता नहीं दिए? हमने बुढ़ापा पेंशन 500 से 750 किया, कौन कहता नहीं किया? हमने शगन स्कीम है वो 15,000 से 21,000 किया, और अप्रैल से 51,000 ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं, कौन कहता नहीं किया? और मैं अब वो जो बीमा योजना थी, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की देखते हो, जो इन्होंने लागू की हुई है, वहां तो हमारे सिर्फ 12 लाख बंदे उसमें कवर होते थे, हमने 46 लाख फैमिलीज कवर की हैं। लेकिन इनको वो चीजें दिखाई नहीं देती, क्योंकि दूसरे चश्मे से देखते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भी, हमने विकास का मुद्दा तो था ही था। आपने जो सवाल किया था, मैंने वो उसका जवाब दिया था भी, इस वक्त क्या चीज सबसे ज्यादा भारू थी। और इस वक्त लेकिन सुखदेव जी, और कुछ दिन पहले यहाँ पर भंडारी साहब बैठे थे, इसी पर चर्चा थी, हमने ये सवाल उनसे पूछा। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब आप ही दीजिए। करके पंजाब की हर फैमिली
उससे इफेक्ट होती है। उसका कारण है कि हमारी इकोनॉमी पंजाब की एग्रीकल्चर बेस्ड है। हमारा अगर कोई दुकानदार, कोई रिक्शे वाला, कोई अपना ठेले वाला जो भी कमाता है, वो किसानों का अगर हमारे यहाँ पे पैसा आता है तो उसी से हमारी यदि आर्थिकता चलती है। लेकिन सुखदेव जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ये है कि जो शहरी वोटर है वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित नहीं है। निकाय में शहरी मतदाता होता है, उसका कृषि से सीधा लगाव नहीं है, अप्रत्यक्ष तौर पर भले हो सकता है। बीजेपी का पक्ष यह है कि यहाँ पर सीधा जुड़ाव नहीं है और इसी वजह से इस निकाय चुनाव में कृषि कानूनों वाला मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा हावी नहीं होगा, बल्कि लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जो आप कह रहे हैं बीजेपी, वो लगता वही था कि शहर में वो मुद्दा नहीं है, लेकिन जो हमारे पंजाब में सबसे ज्यादा लोग सेठ लोग हैं वो आड़तीय होते हैं। आड़तियों का डायरेक्ट मुद्दा फसलों से है और वही आड़तियों का बिजनेस दूसरी जगह पे फैला होता है। और तीसरी बात, जो चाहे किसी भी दुकान से कोई चीज खरीदनी हो तो फार्मर पे डिपेंड ज्यादा है, क्योंकि फार्मर के कोई मेरा सवाल वही था सुखदेव जी कि प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर भले जुड़े हो सकते हैं। अब निकाय का जो वोटर है वो खेती तो निकाय में करेगा नहीं, वहां की जमीन पर, कंक्रीट पर। सवाल यही है कि क्या डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है ये कानून उन्हें? और बीजेपी का दावा यही है कि ये सीधे तौर पर ग्रामीण के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां के वोटर्स को प्रभावित जरूर कर सकता है, लेकिन शहर के वोटर्स पर इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। सर, आप कहते हैं ना मंडियां सब शहरों में ही हैं, यहाँ पे आके बिकता है, जो चाहे वो गेहूं हो, धान हो, वो सब आके मंडियों में बिकता है और मंडियां सबसे ज्यादा शहरों में ही होती हैं। और दूसरी, मैं आपको कहता हूं कि पंजाब की जो सिस्टम है वो शहरों और गांवों का एक सब जुड़ाव है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है भी, मैंने आपको कह दिया, हमारा तो जो डेवलपमेंट का मॉडल था वो भी हमने पेश किया है, उसको भी लोग उसको करते हैं। आपकी इसलिए मैं बात इसके कह रहा था, उसके लिए मैं इसलिए ज्यादा कहा था, फोकस में इस वक्त सबसे ज्यादा यही बात है। आप देख रहे हैं भी, आप कहते हैं भाई शहरी निकाय के इलेक्शन है, तो बीजेपी के कैंडिडेट्स को शहरों में भी विरोध का कारण क्यों झेलना पड़ रहा है? बीजेपी के कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, ये वोटर नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। है जी, बीजेपी का तो कहना यही है कि कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग मारपीट कर रहे हैं, ये जनता नहीं है। और सर, वो तो कहेंगे भी कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मोहल्ले का मोहल्ला उठ के कहता है भी हमारे मोहल्ले में, इसका मतलब सारा पंजाब कांग्रेस ही है। चलिए ठीक है, टोटल मोहल्ला ही कहता है, इसका मोहल्ला कांग्रेस ही होगा। कोई शहर विरोध कर रहा है तो उसका विरोध हो गया। कोई कैंडिडेट किसी ने नहीं दिया तो वो कांग्रेस की वजह से नहीं आया। कैंडिडेट्स वाले मसले पर भी आएंगे, बहुत सवाल कैंडिडेट्स वाले मसले पर भी उठे हैं, नामांकन खारिज करने वाले मसले पर। लेकिन मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है, मैं लौटता हूँ सुखदेव जी। मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। निकाय के चुनाव में कृषि कानूनों का मुद्दा क्या है? शहरी वोटर पर भी क्या इसका असर है या नहीं है? और अगर ये मुद्दा है तो फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में कैसे जाएगा ये मुद्दा? देखिए आयुष जी, किसी भी गवर्नमेंट का जो स्टैंड होता है या परफॉर्मेंस होती है, वो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो उसमें भारी होते ही हैं, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो भी कहीं ना कहीं वोटर के माइंड में होती है। और जो लेटेस्ट इश्यूज होते हैं स्टेट के या देश के, वो भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि इसमें अब शरेआम नजर आ रहा है कि भाजपा का क्या रोल रहा और कांग्रेस का क्या रोल रहा और अकालियों का क्या रोल रहा, तो इससे रीइंफोर्स होती है लोगों के माइंड में जो पिक्चर है कि भाई ये लोग तो ऐसे ही हैं, इन्होंने जो है पूंजीपतियों का ही साथ देना है, आम लोगों का इन्होंने कोई साथ नहीं देना, आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की कोई बात नहीं करनी है, ये आम लोगों के भले की बात चाहते ही नहीं है। तो वो एक ओवरऑल पिक्चर इससे रीइंफोर्स होती है और इस तरीके से ये ऐसे कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता जो कुछ अपने पार्टी की अचीवमेंट्स बता रहे थे, मैं कुछ तथ्यों के साथ आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल। 30 नवंबर 2018 की ट्रिब्यून उठा लीजिए, उसमें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में जॉब मेला लगा था। इनके 5 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे वहां, और वहां पे पूरे पंजाब बच्चों को बुलाकर उन्होंने जॉब सर्टिफिकेट दिए। जब पत्रकारों ने बच्चों से पूछा कि भाई तुम्हें कहाँ नौकरी मिली है, क्या नौकरी मिली है, क्या तनख्वाह है, क्या काम करोगे, बच्चों को पता ही नहीं था। तो इस तरीके से इन्होंने लोगों को नौकरियां दी हैं।
हेलो, जी जी जी, मल्होत्रा जी कहिए। हाँ, इस तरीके से इन्होंने लोगों को घर घर में नौकरी दी है। ठीक है जी। अच्छा, ये कह रहे थे जी हमने 500 रुपए से पेंशन बढ़ा के 750 रुपए कर दी है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 750 रुपए में ये खुद कितने दिन निकाल लेंगे? एक किसी बुजुर्ग को आप 750 रुपया महीना दे रहे हो, और बहुत जनता ऐसी है जिनको ये भी नहीं मिलता। इनको शर्म नहीं आती इस बात का ढिंडोरा पीटते हुए कि हम 750 रुपए पेंशन दे रहे हैं। यार शर्म करो कुछ, है? 750 रुपया पेंशन होती है। और फिर इन्होंने कहते कि जी हमने कर्जा माफी कर दी। इन्होंने इलेक्शन से पहले खुद डाटा दिया था कि करीब 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ का जो है लोन है पंजाब के किसानों के सर पे। और पिछले साल तक इन्होंने, अब मैं नहीं जानता इनकी खुद की जो फिगर्स हैं, इनके आंकड़े कितने सही हैं, इन्होंने आंकड़ा दिया जी 4600 करोड़ रुपया हमने 5.5 लाख किसानों में बांट दिया है। 67,000 करोड़ का 4600 करोड़ रुपया कितना हुआ? 7% भी नहीं हुआ। ठीक है। और ये पैसा अगर 5.5 लाख किसानों में आप बांटोगे तो एक किसान के हिस्से में मात्र 83,000 रुपया आता है। और आज की डेट में भी 4 साल हो गए इनकी सरकार को आए, पंजाब में हर रोज 2-3 खुदकुशियां होती हैं। क्या 80 रुपए के पीछे किसान खुदकुशी कर रहा है? ये सिर्फ लीपापोती करते हैं। लेकिन मल्होत्रा जी चलिए ठीक है, इन तमाम आरोपों का, सवालों का जवाब मैं सुखदेव जी से लूंगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी तो है कि अगर इस सरकार ने वादे नहीं निभाए तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी को क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा? क्या वो फायदा बीजेपी को या शिरोमणि अकाली दल को नहीं ट्रांसफर हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी को इसलिए मिलेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो भी रिकॉर्ड है, चाहे वो सिर्फ दिल्ली का ही है, तो दिल्ली में हमने करके दिखाया है। दिल्ली में लोगों पे टैक्स कम किया है और खर्चा ज्यादा किया है। ये एक कमाल की बात है कि सरकार टैक्स कम करे और उसकी टैक्स कलेक्शन बढ़ जाए, और ऐसे ऐसे काम वो कर दे जिसके किसी ने सपना भी नहीं लिया था। कोई नोट तो नहीं छाप रहे, लेकिन फ्री इलाज दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री जैसी बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, कितना कुछ दे रहे हैं लोगों को। तो ये बेसिकली जो इशू है यहाँ पे ईमानदारी का इशू है। अगर सरकार ईमानदार है तो बरकत ही बरकत है, कोई कमी ही नहीं है। और अगर सरकार बेईमान है तो फिर कहते हैं ना, कुएं खाली हो जाते हैं चोरों के आगे। तो बस ये हाल है यहाँ। ठीक है सुखदेव जी, इन मुद्दों पर जवाब दीजिए कि जिन मुद्दों को, जिन वादों को लेकर सरकार में आप आए, सत्ता आपको मिली, उन मुद्दों पर क्या उतना काम हो पाया है और जनता तौलेगी क्या नहीं इन मुद्दों को? क्योंकि अब सत्ता के सेमीफाइनल की बात तो हो रही है, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। मुझे ना, मैं इतने हार्ड शब्द यूज नहीं करता, लेकिन जब ये बुलारा साहब उतरी है ना शर्म की बात पर, तो शर्म तो इनको आनी चाहिए जो जहां बैठ के झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं नहीं कहता भी 750 में, हमने कहा 500 से 750 की। मैं नहीं कहता भी 750 में किसी का पेट भर जाएगा, और जो जितनी ये दे रहे पेट उससे भी नहीं भरता, वो तो उसके लिए तो कम से कम 35, 40, 50 हजार होनी चाहिए। लेकिन जो जितनी स्टेट के वो जिसकी क्षमता होती है वो उसी से करता है। दूसरी बात, ये इन्होंने कहा कर्जा माफी की, हमने 2 लाख रुपया पर उसका किया है जो मार्जिनल फार्मर था। और मैं नहीं करता बेटा, लेकिन वो कर्जा माफ किया है जो कर्जा वो खेती के लिए उन्होंने लिया था, वो किया है। और पंजाब इज दी ओनली स्टेट जिसे सबसे ज्यादा वो कर्जा माफ किया है। तीसरी बात, जो इन्होंने कहा ना भी अपना उसके बारे में बोल रहे थे, वो तो सभी जगह है, हम कर रहे हैं। हम दिल्ली मॉडल का जिक्र लगातार आम आदमी पार्टी उठा रही। सुखदेव जी, दिल्ली में, हाँ, दिल्ली आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली मॉडल का जिक्र कर रही। दिल्ली मॉडल के आगे पंजाब मॉडल कहीं ठहरता है? मुकाबला है दिल्ली क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं ये 1250 रुपए करोड़ की 1250 करोड़ की बिजली देके, वो कहते हैं हमने बिजली कब दे, हम 12,000 करोड़ की बिजली फ्री लेते हैं। ये 1250 करोड़ की लेते हैं, हम साल में 12,000 करोड़ की देते हैं। इसलिए इनका ये कहना और 1250 और 12,000 करोड़ में बहुत फर्क होता है सर। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, जो आंकड़े की बात ये बता रहे थे ना, वो बिल्कुल, देखो मैं प्रेस की कदर करता हूं, कई बार कई खबरें ऐसी भी होती हैं, लगती हैं जो बयास्ड होती हैं, लेकिन हमने कोशिश की है गवर्नमेंट का रोजगार देने भी। और इस अगस्त तक इस साल का हमारा टीचा 50,000 रोजगार, 6 महीने का 50,000 और उसके बाद साल का 1 लाख का है। और पीछे भी हमने जो लगातार सरकार में भर्तियां की हैं,
इसलिए ये बात इनकी जो कहने की बात है वो बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात तो जो ये बातें कर रहे हैं ना, वो उन बातों का इनके पास कोई जवाब तो है नहीं, जो तोड़ मरोड़ के उन्हीं बातों को पेश कर रहे हैं। ठीक है, और मैं एक बात बिल्कुल इनके साथ एक बात के साथ सहमत हूं भी 750 रुपए से या 2000 रुपए से या 2500 रुपए से किसी का पेट नहीं भर जाता, लेकिन वो बुजुर्गों को हमें उसके लिए देते हैं। और अगर पेंशन हो तो जो जिस बात की मैं तो कहता हूं 30,000 होनी चाहिए, लेकिन बात तो कभी इन्होंने भी नहीं किया। ठीक है, इसी पर जवाब लेंगे। ठीक है, मल्होत्रा जी से जवाब लेंगे। भी ये नहीं है वो नहीं है, वो तो कहते हैं ना भी आटा गूंदी का सिर हिल रहा है, वो कहता है इनकी। इसलिए हमने कर्जा भी माफी किया है जितना हम कर सकते थे, और किसी भी स्टेट ने उतना नहीं किया है। चलिए, किन वादों में दम है और किन दावों में दम है ये तो 17 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन इस दम को लेकर सुखदेव जी आप लोग कितना खम भर रहे हैं, क्योंकि ये जो 17 फरवरी को नतीजे आएंगे, इससे क्या 2022 की तस्वीर साफ हो जाएगी, आपके काम पर मुहर लग जाएगी, आपके काम को खारिज कर दिया जाएगा, ये भी आप मानने को तैयार हैं कि 17 फरवरी को जो नतीजा होगा उसके बाद 2022 का रास्ता वहीं से आगे बढ़ा जाएगा? देखो, मैं एक बात बड़ी मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। अभी स्टेट के इलेक्शंस में 2022 में 1 साल पड़ा है। देखो, ये इलेक्शन मुद्दे होते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में इस बार वो मुद्दा इसलिए बार उठा क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पे चला गया। और मैं एक बात कहता हूं, अगर इन इलेक्शंस में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलती है तो उसका फायदा 2022 में मिलेगा ही मिलेगा। मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस का आरोप यह है कि दिल्ली छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है दरअसल, और वहां पर आप लोगों के पास रेवेन्यू के बहुत सारे संसाधन है। पंजाब में रेवेन्यू के संसाधन कितने हैं और पॉपुलेशन कितनी है, किसानों पर कर्जा कितना है, उस आधार पर आपके आंकड़े कहीं नहीं ठहरते, ये कहना है सुखदेव जी का। इसके अलावा जो नतीजे 17 फरवरी को आएंगे, आपका आरोप भी कई आरोप भी आप लोग लगातार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो 17 तारीख को नतीजे आएंगे, क्या उससे आप लोग इस लिहाज से स्वीकारेंगे कि ये 2022 की लड़ाई के पहले सेमीफाइनल के तौर पर नतीजे आए हैं? देखिए आयुष जी, दिल्ली चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, मैं ये बता दूं कि हमारी सरकार वहां आने से पहले 15 साल तक कांग्रेस का ही राज था। क्या कांग्रेस ने ये सुविधाएं वहां पे दी? सीधा सा जवाब है, नहीं दी। और वहां पे क्या ऐसा नया हो गया कि आम आदमी पार्टी इतनी सारी सुविधाएं वहां पे दे रही है? तो ये बेसिकली ईमानदारी की बात है। सरकार ईमानदार है तो जहां पे मल्होत्रा जी, अगर कांग्रेस 15 साल सत्ता में थी तो यकीनन कोई तो काम किया होगा जिस पर जनता ने मुहर लगाई थी, या फिर जनता के पास विकल्प नहीं था, ये मान लिया जाए। तो आप देखिए ना, 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी फिर 15 साल के बाद जनता ने उनको निकाला, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ये सुविधाएं दे रही है जो 15 साल में कांग्रेस नहीं दे पाई। दे रही है कि नहीं दे रही है? तो बिल्कुल, अगर आप कुछ आपने अलग किया होगा, शायद इसी वजह से जनता ने आपको उनसे प्रायोरिटी पर चुना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या वही मॉडल, दिल्ली वाला मॉडल पंजाब में लागू हो सकता है? चाहे वो पॉपुलेशन की वाइज बात कर लें, रेवेन्यू के हिसाब से बात कर लें, किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है, किसानों पर जो कर्जा है, रोजगार के संसाधनों की बात कर ली जाए, जो सुखदेव जी कह रहे हैं कि कंपैरिजन है क्या दिल्ली और पंजाब में, मॉडल में कंपैरिजन कर सकते हैं? देखिए जो मोटा मोटा हमारा मॉडल है वो मॉडल है ईमानदारी का। ईमानदारी हमने दिल्ली में लागू की है, वही ईमानदारी हम पंजाब में लागू करेंगे। और ये ईमानदारी ऐसी चीज है जहां पे लागू हो जाए वहीं पे बरकत हो जाती है, वहीं पे कुछ का कुछ बन जाता है। तो आप यानी कि निश्चिंत रहिए, जहां पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वहां पे लोगों की जिंदगी सुधरेगी, उनका जीवन स्तर जो है ऊंचा होगा। और आप देखिए, पहले दिल्ली का बजट जो है हमेशा घाटे का बजट होता था, अब जो है सरप्लस बजट होता है। कोई सरकार नोट तो नहीं छापती, और कितना ज्यादा विकास हो रहा है, कितना कुछ लोगों को मिल रहा है। सब इतना कुछ लोगों को देने के बाद जो है वो सरप्लस बजट है। तो ये बेसिकली ईमानदारी अरविंद केजरीवाल जी की और उनकी टीम की ईमानदारी का फर्क है जो दिल्ली में पड़ा है, और यही जो है हम पंजाब में भी लागू करेंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही विकास होगा। 2017 में जो नतीजे सामने आए थे उससे आप लोग बेहद ज्यादा खुश नहीं हुए। 17 फरवरी को जो नतीजे आएंगे उससे खुश रहेंगे 2022 के लिहाज से, 21 के लिहाज 22 के लिहाज से? देखिए, जो भी जनता जनार्दन तय करेगी हम उसको सिर माथे कबूल करेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे नतीजे रहेंगे और 2022 में तो हमारी सरकार बनेगी ही बनेगी।
लेकिन मल्होत्रा जी, जो मेरा सवाल था कि इस नतीजे को सत्ता के सेमीफाइनल की दौड़ के हिसाब से भी देखा जाएगा क्या? आम आदमी पार्टी की नजर में भी यही होगा? हाँ, इसको देख सकते हैं, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे जो सत्ता पक्ष है उसने अपनी मशीनरी का, पुलिस का जो है दुरुपयोग किया है और जो इन इलेक्शंस को हाईजैक करने की कोशिश की है। मेरा सवाल वही था मल्होत्रा जी कि इतने सारे आरोपों के बाद भी आप लोग को उम्मीद किस लिहाज से? बम्पर वोटिंग से आपको उम्मीद है, सुखदेव जी को भी उसी हिसाब से वोटिंग है, उम्मीद वही है? हाँ, देखिए, वोटिंग तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छी हुई है और बहुत अच्छे नतीजे हमें देखने को मिले। सुखदेव जी, आपका जवाब? देखो, मैंने तो पहले ही कह चुका हूं, लेकिन जो ये कहते हैं ना, मैं दिल्ली के मॉडल की मैं बात कर दूं। दिल्ली जब 15 साल उन्होंने, शीला दीक्षित ने जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसकी मिसाल ये अपने 10 साल के राज में कंपेयर कर रहे हैं। तो वो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना, रेलवे सुखदेव जी, इतना आप लोगों ने काम किया, अगर तो फिर दो विधानसभा चुनाव में, सुखदेव जी, 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 0 तक सीमित रह गई है। अगर इतना काम था फिर वो क्या हुआ, नतीजे कहाँ गए? वो जनता का फैसला है, हम मानते हैं। वो जो काम करने की बात कर रहे हैं, हमने काम किया था तो तीन टर्म मिली थी हमें भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें उसमें कोई निराशा नहीं है, ठीक है, वो लोगों का फैसला है। जो फैसला 17 फरवरी को आएगा उसको भी हम मानेंगे, उसको भी हम ये नहीं कहेंगे भी नहीं है, जो होगा। लेकिन अब तो ये दिल्ली का फैसला तो मान लेते हैं लोगों का, लेकिन ठीक है, जिस रेशियो में 2017 में आपको सीट्स मिली थी, मुझे एक बात कंप्लीट कर लेने दो। ठीक है, इन्होंने पता पंजाब क्या देख रहे हैं इनमें, इन्होंने 4 साल में अपने लीडर ऑफ अपोजिशन 3 बदल लिए, चौथे की भी तैयारी है। 3 बदल लिए, पहले फूलका साहब को बनाया, फिर खैरा साहब को बनाया है, फिर चीमा साहब को बनाया। 3 लीडर बदल दिए। अगर मुख्यमंत्री बना लेते तो पता नहीं कितनी बार बदलते। इसलिए इन्होंने 3 तो 4 साल में लीडर ऑफ अपोजिशन और वही इन्होंने बदल लिए। और लोग देख रहे हैं कि पार्टी में स्टेबिलिटी कितनी है। 20 एमएलए जीते थे, फिर 11 रह गए, फिर 12 हो गए, कभी 10 रह जाते हैं, कभी इनको चला जाता है कुछ छोड़ के, कभी फिर वापस आ जाता है। इस किस्म का पार्टी का इनमें हाल है और ये लोग समझ रहे हैं कि इनकी पार्टी का स्टेटस क्या है। तो विपक्ष की नाकामियों से आपको कामयाबी की उम्मीद है या अपने काम के बल पर कामयाबी की उम्मीद? अपने काम की वजह से, हम अपने काम की वजह से इलेक्शन लड़ते हैं, पॉजिटिव एजेंडा पे इलेक्शन लड़ते हैं और पॉजिटिव एजेंडा के इलेक्शन से हम होप करते हैं कि हम जीतेंगे। 2017 में जिस रेशियो में विधानसभा में सीटें आपको मिली, 17 तारीख को भी इसी रेशियो की उम्मीद करें या उससे बेहतर आएंगे नतीजे? बिल्कुल उससे बेहतर हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। और लेकिन अगर फर्ज करिए सीटें कम आती हैं तो फिर जनता ने नकारा, ये भी मानेंगे? नहीं, देखो, जनता जनार्दन तो भाई साहब, उसका तो जो फतवा है वो मानना ही मानना है। काम आता तो भी मानेंगे, ठीक है। हमें कभी हम उसका मूल्यांकन करेंगे और हम अपन अंदर बैठ के पार्टी में उसका मूल्यांकन करके जो अगर कोई कमी होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इनका मतलब ही ये होता है इलेक्शन का, चाहे वो हो जिला परिषद के हो, ब्लॉक समिति के हो, सरपंच के हो, पंच के हो, म्यूनिसिपैलिटी के हो, कारपोरेशन के हो, हम अगर बिल्कुल आपकी मैं बात से सहमत हूं, अगर उससे कम हमारा परफॉर्मेंस होगा तो हम पार्टी में बैठ के उसका मूल्यांकन करेंगे और उसका मूल्यांकन करके अगर कहीं हमें लगता होगा भी हमारी कुछ कमियां हैं तो वो दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं नहीं कहता भी 100% कोई भी परफेक्ट होता है, कमियां कहीं ना कहीं रहती है, रह भी जाती है, होती भी हैं, उनको दूर करना हमारा ड्यूटी होती है। तो हम लोगों को बात को समझे, लोगों की सेंटीमेंट्स को समझे और फिर उनको दूर करें। सुखदेव जी, लगातार आपकी पार्टी पर ये आरोप लगे हैं कि सत्ता की मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया और एक खास निकाय का जिक्र किया गया जहां पर सबके नामांकन खारिज हो गए, ये भी आरोप लगाया गया। इन तमाम आरोपों के बीच अगर आपको बढ़त मिलती है तो फिर क्या उसे किस लिहाज से आप देखेंगे? अगर फिर तो किसी के नामांकन नहीं रहता था। पता क्या होता है, एक ट्रेंड है, मैं आपको बताता हूँ नामांकन क्यों खारिज होते हैं। इन लोगों के पास पूरे कैंडिडेट है नहीं, अब भी है नहीं। जो किसी को ये धक्के से खड़ा कर देते हैं ना, वो जानबूझ के अपना फार्म गलत भरता है। फिर मैं तो इससे मेरा छुटकारा हो जाए, वो किसी को नाराज भी नहीं करना चाहता, वो जानबूझ के गलत भरते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर नामांकन पत्र की बात हो, नामांकन पत्र तो उसमें जो
भेज दिया, उसमें रिटर्निंग अफसर को दे दिया, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया ना, तो वो तो चैलेंजेबल है कोर्ट में। ये कोर्ट में जाए, कोर्ट के सिस्टम पे विश्वास रखें और कोर्ट नेचुरल लेवल पर उस ऑफिसर की नौकरी तक चली जाएगी जिस ऑफिसर ने गलत तरीके से रिजेक्ट किया होगा। बताइए मल्होत्रा जी, ठीक है, इसी पर मल्होत्रा जी से जवाब लेते हैं। मल्होत्रा जी, लगातार सवाल आप लोगों ने उठाए, नामांकन खारिज करने को लेकर सवाल उठाए, चुनावी प्रचार को लेकर सवाल उठाए, सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल को लेकर आप लोगों ने लगातार हमला बोला है। ये सारी जो प्रयास हैं इसको चैलेंज तो किया जा सकता है, सुखदेव जी ये कह रहे हैं, तो फिर चैलेंज करिए उसे आप। एक बार जब कोई नामांकन पत्र खारिज हो जाते हैं, उसको चैलेंज करने का प्रोसेस जो है बहुत लंबा होता है, आप भी जानते हैं, कई साल लग जाते हैं। तो ये तो यानी कि हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है, यानी कि दौड़ लंबी है इसलिए दौड़ से बाहर हो गए आप। नहीं हाँ। लंबी है दौड़, मैं चैलेंज करने की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर किसी का नामांकन पत्र खारिज हो जाता है, वो उसको चैलेंज करता है, कोर्ट में जाता है, ये है जो भी है। लेकिन ऑन द स्पॉट जो हुआ है, ये कोई इक्का दुक्का जगह पे तो हुआ नहीं है, बहुत सारी जगह पे हुआ है। और अगर बहुत सारी जगह से ऐसी खबरें आती हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती है। और फालतू में लोगों को ये अपना नामांकन पत्र जो है वो खारिज नहीं करवाते हैं, ये बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन ऐसा बहुत जगह पे हुआ है, जानबूझ के छोटी छोटी गलतियों पे या टाइम बार करके लोगों को टाइम दे के टाइम पे अफसर का ना आना, फिर बाद में कहना जी टाइम ओवर हो गया, ये वो, इस तरीके से नामांकन पत्र जो हैं वो खारिज किए गए हैं। चलिए, मेरे पास कुछ आखिरी का वक्त बचा इस चर्चा में और आप लोगों से आखिरी रिएक्शन ही चाहूंगा। सुखदेव जी, 8 नगर निगमों में से कितने में जीत की उम्मीद है, कितने शहरों में आपकी सरकार बनेगी, क्या देख रहे हैं आप? 8 में से कितने में? टोटल में 8 के 8 कॉर्पोरेशन हम जीतेंगे टोटल। और दूसरी बात, जो कह रहे हैं ना भी मुझे बताने की कोशिश करेंगे भी टाइम बार पे कितनों का नामांकन खारिज हुआ है, मेरे भाई साहब बताने की कोशिश करेंगे कितनी जगह पे टाइम बार करके ऑफिसर जानबूझ के बैठा नहीं और टाइम क्रॉस कर दिया तो उसका नामांकन पत्र खारिज हो गया या भरा नहीं गया, मुझे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है मल्होत्रा जी, इसी जवाब के साथ और ये भी बताइए कि 8 नगर निगमों में से कितने में आम आदमी पार्टी शहर की सरकार बनाएगी? अब एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, बहुत जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे जहाँ पे ये नामांकन पत्र अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, कभी कहीं पे कोई गलती निकाल दिया, ठीक है 8 में से कितने बना दिया, ठीक है 8 में से कितने? अगर यानी कि आप मेरे से पूछो तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आम आदमी पार्टी का। मैं एग्जैक्ट फिगर ऑब्वियसली मैं नहीं दे सकता, यहाँ पे कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। और यहाँ पे मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, सुखदेव जी ने हमारे एलओपी के चेंज होने पे एक सवाल खड़ा किया था। देखिए, आम आदमी पार्टी में परफॉर्मेंस की कदर है, जो परफॉर्म करेगा वही अपनी सीट पे रहेगा, इनकी सरकार की तरह नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है मल्होत्रा जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। सुखदेव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्ता पक्ष के वादों पर काम कितना सत्ता पक्ष ने किया है ये भी तय होगा और विपक्ष के दावों में दम कितना है ये भी तय होगा। इंतजार 17 फरवरी का है जब नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल इस चर्चा में